हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही थी, तो आज मैं उसी मध्य प्रदेश की सीरीज में आपको कुछ आगे के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। आज थोड़े कम क्वेश्चंस हैं, स्वास्थ्य का इशू था इस वजह से। नेक्स्ट टाइम मैं आपको 30 to 50 अराउंड क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी जो सीरीज है ये एमपी की सीरीज है और इस एमपी की सीरीज में मैं आप लोगों को 5000 प्लस प्लस क्वेश्चन कराने वाली हूँ। 5000 प्लस। ठीक है? तो इसके अंदर जो आएगा, मतलब जो पोर्शन कवर होगा, वो आपका होल एमपी, पूरा एमपी, उसके बाद आपका एमपी का करंट, इसी के अंदर आपको कराया जाएगा। ठीक है? उसके बाद एक चीज और बतानी थी कि ये जो सीरीज है बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ताकि आप दोनों मीडियम वाले इस चीज को इस चीज का लाभ ले सके और अच्छे से अपनी स्टडी कर सके। कल मैंने आपको एमपीपीएससी की कुछ बुक्स बताई थी, कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बताया था। डजेंट मैटर करता है कि आप कब से तैयारी कर रहे हैं या आप अभी से ही लगे हैं। मैटर ये करता है कि आप अपनी तैयारी को तैयार किस दिशा में अपनी तैयारी कर रहे हैं। है ना? जैसे मैंने आपको बताया था कि मिसगाइड नहीं होना है। पड़ोसी के रूम में गए, वो पता नहीं क्या पढ़ रहा है, अपन भी शॉक्ड हो गए, अरे मैं तो ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ, ये बुक पढ़ रहा है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, इरादा, कोई सा भी आप इरादा बनाते हैं या कोई सा भी लक्ष्य आप साधते हैं, तो मैं आपसे स्पष्ट कहूंगी कि किसी भी चीज को करने से पहले उस चीज पर 100 बार सोचिए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। किसी भी गोल को या आप किसी भी, जैसे मैंने बताया, आप इरादा बना रहे हैं या कुछ किसी चीज को लेके निश्चय कर रहे हैं, तो उसे करने से पहले आप 100 बार सोचिए। और जब आप उस फील्ड में जंप कर गए, इंटर कर गए, फिर मत सोचिए, उस चीज को सिद्ध करके बताइए। ठीक है? आइए आते हैं अपन एमपी की सीरीज पर। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आता होगा पढ़ पढ़ के, जो काफी समय से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ऐसा कहना चाहूंगी मैं। फिर भी मैं पढ़ देती हूँ, जो नए बच्चे जुड़े हैं। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली में है? जैसा कि आपको पता है, भगोरिया एक पर्व है जो भीलों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है? तो ऑप्शन क्या है आपके पास? बेगा, दूसरे नंबर पे आप भील, तीसरे पे शहरिया, चौथे पे गोंड। इन चारों ऑप्शन में से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? भील। वर्तमान में ये सबसे बड़ी जनजाति भी है, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की। तो भगोरिया एक उत्सव हाट है जो विशेषकर पश्चिमी निमाड़ में भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसका आयोजन होली के 7 दिन पहले शुरू होता है ना? इसका आयोजन कब होता है? जब होली का फेस्टिवल आता है, उसके 7 डेज पहले स्टार्ट होता है। भगोरिया इज द फेस्टिवल हार्ट है, ये सेलिब्रेटेड बाय द भील ट्राइब्स। और कहाँ पर होता है ये? स्पेशली वेस्ट निमाड़। और ये कब स्टार्ट होता है? 7 डेज बिफोर होली। ठीक है? मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपको ध्यान रखना है, जो भगोरिया हाट का संबंध है वो किससे है? किससे है? भील से। कहाँ पर पाई जाती है अधिकतर ये जनजाति? झाबुआ के क्षेत्र में। ठीक है? ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा। आप इस वीडियो को देखकर, अगर आप टहल रहे हैं तो थोड़ा सा आप मोबाइल चलाकर, इंस्टाग्राम पे ना जाकर, रील्स ना देखकर इन चीजों को देखेंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आपको पर्व की नहीं, महापर्व की तैयारी करनी है, जो कि आप 16 फरवरी को होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है? या फिर हम ये कहें कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है? तो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया बताइए? 4 ऑप्शन दिए, भील, सहरिया, गोंड और भारिया। अभी मैंने आपको बताया कि भील जनजाति हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। कब से? जब 2000 में छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो गया था,
तब से हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। इसका योगदान जितनी भी जनजातियां हमारे यहाँ हैं मध्य प्रदेश में, तो 39% अकेला क्या करता है, भील ने ही कवर कर रखा है। जो जनजाति है ये सर्वाधिक झाबुआ में पाई जाती है। और भीलों का प्रमुख त्योहार अभी आपने पढ़ा कौन सा है, भगोरिया। द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द स्टेट इन द भील, इट्स contribution to the total tribal population is about 39%. The highest population of Bhils is found in झाबुआ। है ना, ज्यादा से ज्यादा कहाँ पाई जाती है, ये झाबुआ में पाई जाती है। और इसका जो मेन फेस्टिवल है वो भगोरिया है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ समझ में ना आ रहा है या फिर किसी बच्चों को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, तो दोनों लैंग्वेज लिखी है। आप जिसमें कंफर्ट है वो लैंग्वेज आप देख सकते हैं। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कहता है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संविधान किस अनुसूची में संविधान की किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया गया है। ठीक है, तो कौन से है, आपको अनुसूची 5 दी है, अनुसूची 6 दी है, अनुसूची 7 दी है, सॉरी अनुसूची 11 दी है, और इनमें से कोई नहीं। शेड्यूल आपको 5 दिया है, 6, 11 और नन ऑफ दिस। क्या होगा, तो जो हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया गया है। सब अनुसूचियों में अलग अलग कोट्स लिखे हैं, मतलब अलग अलग जो है संविधान के कोट्स लिखे हैं। अगर आप अनुसूची 6 की बात करें तो इसमें पर्टिकुलर कुछ एरियाज दिए हैं। अगर हम 11 की बात करें तो इनमें पंचायतों का विवरण है। ठीक है, तो अभी का कि किस चीज के लिए पूछ रहे हैं, वो आदिवासी क्षेत्रों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम अगर हम आएंगे, तो आप इस क्वेश्चन नंबर 4 पर इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है। आपको ये बताना है कि जो अलीराजपुर है, क्या है अलीराजपुर, एक जिला है। कब बना था, 2008 में। किससे अलग होकर बना था, झाबुआ से। तो अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति आपको बतानी है, खासी है, भिलाला है, कोरकू है, या फिर बिरजिया है। ठीक है, इसमें आपको मेन जाति नहीं दी, पार्ट्स दिए हुए जाति के, सब कास्ट दी हुई है ना। जैसे आप देखेंगे तो अभी मैंने आपको बताया जो अलीराजपुर झाबुआ वाला एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा जाति कौन सी पाई जाती है, भील। इसी की एक उपजाति कौन सी है, भिलाला। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रदेश का जनजाति बहुल्य जिला अलीराजपुर, जो कि मुख्य रूप से भील व भिलाला का इलाका है। 2011 की जनगणना के अनुसार 89% आबादी यहाँ पर आदिवासियों की है, जबकि कोरकू जनजाति के लोग सतपुड़ा पर्वतमाला, खासी जाति कहाँ की है, मेघालय असम की, तथा बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, खासी जनजाति। और जो बिरजिया है ये झारखंड राज्य की प्रमुख अनुसूचित जनजाति है। यहाँ पर बेटा अगर आप देखें तो आपको 2-3 जातियों के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि एग्जाम में तो पूछा, मतलब क्वेश्चन में तो पूछा है कि अलीराजपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो भिलाला का तो डाउट क्लियर हो गया। लेकिन आप देखें खासी है, कोरकू है और ब्रजिया है। तो जो कोरकू जनजाति है ये सतपुड़ा पर्वतमाला में पाई जाती है। उसके बाद जो खासी जनजाति है ये आपके मेघालय, असम, बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में। वह जो आपकी बिरजिया है ये झारखंड राज्य में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति में किस जाति के लोग हैं, है ना। अनुसूचित जातियां तो है ही सही, लेकिन सर्वाधिक कौन से है बेटा। ये ये क्वेश्चन लिख के मुझे कोई जातिवाद का नियम नहीं चलाना है। ये क्वेश्चंस अच्छा लगा मुझे कि पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो मैंने यहाँ लिया है। एक है अपने पास हरिजन, दूसरा है आपके पास मोची, तीसरा है बलाई और चौथा है चमार। तो इन सब में से जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग हैं वो हैं हमारे पास चमार जाति के लोग। ठीक है, तो ये जनसंख्या
चमार अनुसूचित जाति की है। इसके बाद क्रमशः हमारे यहाँ भंगी, मोची और बलई ये आते हैं। सबसे ज्यादा किनकी है? हमारे पास चमार की है। उसके बाद सेकंड नंबर पर भंगी आते हैं, थर्ड नंबर पर मोची आते हैं और फोर्थ नंबर पर बलई आते हैं। ठीक है, कहते हैं मध्य प्रदेश की मान्य अनुसूचित जातियों में सबसे अधिक जनसंख्या चमार अनुसूचित जाति की है। इसके बाद क्रमशः भंगी, मोची और बलई जाति आते हैं। फिर आप इसको इन इंग्लिश, चमार शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, है ना? कैसी है? लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। उसके बाद मैंने इसमें बता दिया है कौन से रैंक पे आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। मेरे समय में जब से मैं पीएससी दे रही हूँ 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बेगा पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो जो बेगा पुस्तक के रचयिता थे आपको पता है बैरियर एल्विन थे। मध्य प्रदेश की अत्यधिक जनजाति जो बेगा के ऊपर लिखी पुस्तक कौन सी है? बेगा के ऊपर लिखी हुई पुस्तक बेगा है और इसके रचयिता बैरियर एल्विन है। ठीक है, बैरियर एल्विन इज द ऑथर ऑफ द बुक बेगा, है ना? रिटर्न ऑन बेगा, बेगा के ऊपर लिखी है। द मोस्ट ट्राइबल ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब कि एक शब्द यहाँ मिसिंग हो गया है, ज्यादा प्रसिद्ध है ना जो जाति है हमारी बेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 7 पर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 2 तरीके से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो देखिए इसमें 2 फैक्ट आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग को 1964 में स्थापित किया गया। ठीक है, जिसका नाम बदलकर 1965 में क्या करा? आदिवासी हरिजन कल्याण। तो हमें आदिवासी हरिजन पूछ रहा है तो 1965 लगाना है ना? अगर ऑप्शन में 1964 भी अगर आपको दे दे तो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आदिवासी एवं हरिजन कल्याण चेंज हुआ है। किस नाम से? पहले आदिम जाति कल्याण विभाग था और फिर इसको किस में चेंज कर दिया गया है? आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग में। पढ़ सकते हैं इन इंग्लिश। इन मध्य प्रदेश द ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश इन 1964 विच वाज रीनेम्ड, वापस इसका रीनेम्ड किया, ट्राइबल एंड हरिजन वेलफेयर डिपार्टमेंट इन 1965। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 8 है मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को हम क्या कहते हैं? गोहिया, है ना? देखिए बेटा, जनजाति में पंचायतों को हम अलग अलग कहते हैं। जैसे हम कृषि की बात करें, चिमाता टाइप की कृषि मैंने आपको बताई थी, पढ़ाई थी, तो इस अलग अलग पंचायतें होती हैं अलग अलग जनजातियों में। गोहिया जो पंचायत है वो निम्न में से कौन सी जनजाति की पंचायत का नाम है? तो इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं अगरिया, दूसरा आप देख सकते हैं कोल, तीसरा आप देख सकते हैं सहरिया और चौथे नंबर का जो है पनिक। चौथा ऑप्शन आपका कौन सा दिया हुआ? पनिका। पनिका जो जनजाति है, इसका राइट आंसर पनिका नहीं है, मैं पनिका के बारे में कुछ बता रही हूँ। ये कबीरपंथी जनजाति है। कौन सी जनजाति है? कबीरपंथी। अगर क्वेश्चन आए कि कबीरपंथी जनजाति कौन सी है तो आपको पनिका पे सही का निशान लगाना है। और यहाँ पर पूछा है कि कौन सी जनजाति की पंचायत को हम गोहिया कहते हैं, तो बेटा इसका राइट आंसर कोल होगा। ओके, पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की कोल जनजाति एक प्राचीनतम जनजाति है। इसकी पंचायत को हम क्या कहते हैं? गोहिया कहते हैं। जबकि कोलों का जो मुखिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? चौधरी कहते हैं। The Kol tribe of Madhya Pradesh is one of the oldest tribe. Its panchayat is called Gohiya, while the head of the Kols is called Chaudhary. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको भी पढ़ा चुकी हूँ। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीरपंथी है? तो अभी मैंने आपको बताया पनिका। पनिका मुख्यतः छत्तीसगढ़ के विंध्याचल के क्षेत्र की जनजाति है। ये मध्य प्रदेश के सीधी व शहडोल में पाई जाती है। ये
इस जनजाति के लोग कबीरपंथी है, इन्हें कबीर रहा भी कहते हैं। जबकि बंजारा किससे प्रभावित है? सिख धर्म से। क्वेश्चन आ जाए कि बंजारा कौन से धर्म से प्रभावशाली है या प्रभावित है, तो आपको पता होना चाहिए सिख धर्म से। ठीक है, यही आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि जो पनिका है, ये जो अपना विंध्य रीजन है ऑफ छत्तीसगढ़, वहां से है। और ये मध्य प्रदेश के सीधी व शहडोल में पाई जाती है। और इसको कबीर पंथिक्स या कबीर राह भी कहते हैं। और ये यहाँ पे भी मेंशन्ड है। देन इसके बाद जो बंजारा है, ये किससे कौन से धर्म से परिचित है या कौन से धर्म से प्रभावित है? तो वो है सिख धर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। लिखते चलिए जो आपको पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, लोहासुर किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो जो लोहासुर कौन से जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो ये जो है हमारे अगरिया जो जनजाति है, उसके प्रमुख देवता हैं। धधकती हुई भट्टी, जो भट्टी होती है ना जिसमें अपन कुछ भी बनाते हैं खाने पीने का, या बड़ी बड़ी होटलों में देखा होगा आपने, ढाबों पे देखा होगा, तो जो धधकती हुई भट्टी है, उनमें क्या माना जाता है? इनका निवास माना जाता है। लोग अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। और इनका प्रिय भोजन जो है वो सुअर का मांस है। ठीक है, यही मैंने इंग्लिश में भी डिफाइन किया है ना। जो लोहासुर देवता हैं वो किसके हैं? अगरिया के हैं। ठीक है, और इसमें बताया गया है इनका जो फूड जो है पॉर्क है, मतलब कि सुअर का भोजन है। सुअर का जो मांस है वो इनका प्रिय भोजन है। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 डबल रिपीट, संख्या रिपीट हो गई, चलो कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बालाघाट, निमाड़, जबलपुर और विंध्य क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला जो है हलवा जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, निवासी जिला है। जबकि निमाड़ में अभी मैंने आपको बताया बंजारों का, जबलपुर मड़ियों का, और विंध्य क्षेत्र खेरवाल जनजाति का निवास क्षेत्र है। ये निवड़ नहीं है, निवास क्षेत्र है ना। और यही मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है कि बालाघाट जो है इस जनजाति का क्या है? मेनली डिस्ट्रिक्ट है ना। और निमाड़ जो मैंने आपको बताया था काय की है, निमाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है वो बंजारों की है। जबलपुर जो है वो हमारी मड़िया जनजाति की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें, तो मध्य प्रदेश में कोल जनजाति किस जिला समूह में निवास करती है ना। कोल जनजाति आपको बतानी है कौन से जिले के अंतर्गत आती है ना। कोई एक जनजाति एक जिले में तो होगी नहीं, दो चार जिलों में फैली होंगी। तो एक रीवा, सीधी, सतना, मंडला, बालाघाट, बैतूल, झाबुआ, धार, खरगोन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो होगा रीवा, सीधी, सतना, है ना। मुंडा समूह से संबंध रखने वाली कोल जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, सतना में पाई जाती है ना। बिलोंग मुंडा ग्रुप से मैनली किस किस में है? रीवा, सीधी, है ना, रीवा, सीधी और सतना में पाई जाती है। जबलपुर में भी होती है, पर ये ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन मैंने मेंशन किया है। ठीक है, अब मैं फिर से आपको जो बताना चाहूंगी उसे थोड़ा सा आप ध्यान से सुने, हो सकता है आपके लिए अच्छा सिद्ध हो जाए, है ना। जो ज्ञानी है उनके लिए नहीं है ये, जो मेरे जैसे अल्प ज्ञानी है उनके लिए है। मैंने आपको जैसा कि कल बताया था, एमपीपीएससी के लिए आप कोई सी भी बढ़िया सी एमपी की बुक पढ़ ले। आईटी के लिए और यूनिट 7 के लिए आप परीक्षा मंथन ले सकते हैं, या किसी अच्छे कोचिंग के नोट्स भी आप ले सकते हैं। वैसे बुक का कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं बुक पढ़ने के लिए ही आपको कहूंगी। आप परीक्षा मंथन, निर्माण आईएएस, इनके किसी की भी बुक ले सकते हैं। और भी कोई अच्छी बुक आपके माइंड में है तो आप उन दोनों यूनिट के लिए, एक आपकी जो यूनिट 7 है जो आपका साइंस वाला पोर्शन है, और एक आपका आईटी वाला पोर्शन है। ठीक है, करंट के लिए आप स्पीडी ले सकते हैं। ठीक है, और एक आपको पढ़नी है लूसेंट, बस। इसके अलावा बेटा आपको पढ़ने के नाम पे कुछ नहीं करना है, इतनी बुक आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें आपका पूरा एमपीपीएससी प्री का सिलेबस कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव लगाना है आपको,
है ना? ऑब्जेक्टिव लगाने का जो सही तरीका है, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया है और उसके 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। अब मान लीजिए ये आंसर उसका राइट है। अब आपको क्या करना है? आप ए ऑप्शन के बारे में भी पढ़ें, सी ऑप्शन के बारे में भी पढ़ें और डी ऑप्शन के बारे में भी पढ़ें, है ना? हो सके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद नहीं रहेगा, तो जो स्टिकी नोट्स आते हैं, आप उसको चिपका लीजिए, पेस्ट कर लीजिए कॉपी में, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, है ना? और इसके साथ कहीं की एक टेस्ट सीरीज लगा लीजिए आप, इससे आपको आपका स्कोर पता चलता रहेगा और वो क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे जो आपको बुक्स में नहीं मिले हों। नए नए क्वेश्चंस देखते हैं ना आप लोग, उसको तुरंत आप गूगल कर लीजिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आप करके देखिए। दिनों दिन समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। आज 15 नवंबर हो गया है बेटा, आज 15 नवंबर हो चुका है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि आज कौन सी डेट हो गई है, 15 नवंबर। फिर भी मैं कहूंगी कि 80+ डेज है, बहुत सफिशेंट है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी। जो जॉब कर रहे हैं, आपको पता होगा 24 घंटे होते हैं हमारे पास, है ना? 8 घंटे की मान लो आप जॉब कर रहे हैं और आप 4 घंटे अपने दैनिक कार्य के लिए निकाल दीजिए और 5 घंटे की अगर आप नींद लेते हैं तो भी इतना करने के बाद भी आपके पास मोटे मोटे 5 से 6 घंटे बचते हैं। ठीक है, 5 से 6 घंटे आपके पास बचते हैं। मतलब इस समय में थोड़ा बहुत कंज्यूम भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि 4 घंटे आप अपनी दैनिक दिनचर्या के काम ही कर रहे हैं या ऑफिस में आना जाना सबका इतना दूर हो। 4 घंटे तो बहुत इजीली तरीके से आप निकाल सकते हैं और प्री के लिए ये सफिशिएंट टाइम है। अगर आप इसमें सफलता पाना चाहते हैं तो डटे रहिए, दबा के पढ़िए। कोई क्वेश्चन आप लर्न कर रहे हैं तो मैं कह रही हूँ, जो रद्दी टाइप के पेपर आते हैं ना, वाइट पेपर, वो ले आए, लिखें, फाड़ें, फिर से लिखें। जो पॉइंट मिस हो रहे हैं आपको दिमाग में आ जाएंगे, है ना? क्योंकि प्री और मेंस के लिए अलग अलग रणनीति नहीं होती है। तो आप पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब समझ में आएगा। डरे ना, है ना? रोज क्या होता है, हम टाइम टेबल बनाते हैं कि भैया इतने टाइम से इतने टाइम ये करेंगे। नहीं, मैं कहूंगी कि जब रात को आप सोने के लिए जा रहे हैं तो इस रोज रोज आप अपना डेली प्लान बनाएं। इससे क्या होगा, जैसे हम इकट्ठा प्लान बनाते हैं तो कभी कुछ हो जाता है, कभी हम बीमार भी हो जाते हैं, कभी हमें शादी में जाना आ जाता है, तो आप एक दिन पहले आपको पता रहेगा कि हमें कल क्या करना है ना? तो आप छोटे छोटे से टॉपिक लिख लें, है ना? बड़ा प्लान ना बनाएं। होता क्या है, कोई जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि किसी ने छोटा सा बिजनेस ओपन किया, तो छोटा सा जो बिजनेस ओपन किया उसको रन करने की बजाय वो इंसान क्या सोचता है कि मैं डायरेक्टली टाटा बिरला अंबानी बन जाऊं। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, साल 2 साल 4 साल 6 साल मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? अब आपका काम टाटा बिरला अंबानी बनने का तो है नहीं, आपको तो एमपीपीएससी निकालनी है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, उन पे वर्क करें और उसको कंप्लीट कर लें। तो जब आप फरवरी आते आते देखेंगे कि आपका मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो कवर हो चुका है, आप करिए तो सही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यकीन माने मैं क्वेश्चन की संख्या और बढ़ा दूंगी, लेकिन अभी थोड़ा स्वास्थ्य इशू था, इसीलिए मैंने कम क्वेश्चंस लिए हैं, है ना? तो आप मेरे साथ जुड़े रहे। कोशिश मेरी यही है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ और इसमें से ही एग्जाम में आए, ताकि 16 फरवरी को मैं आपसे नजरें मिला सकूं, है ना? तब अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।